हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस की सेट 4 में हम लोग टॉप इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से संबंधित है। और सभी प्रश्न देखिए, कहने के लिए बस 15 प्रश्न हैं, लेकिन आप क्वेश्चन क्लास को देखिए और इसमें देखिए एक प्रश्न में 4-4, 3-3 प्रश्न हैं। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप सबके लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा और क्यों कहा। देखिए, दो प्रश्न आ गए इसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, अनुच्छेद 32 को क्या कहा और क्यों कहा था। तो देखिए आंसर क्या है, संविधान की आत्मा, यानी कि क्या कहा था अंबेडकर ने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, जिसे हम क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, इसको संविधान की आत्मा कहा। देखिए प्रश्न बन सकता है कि अनुच्छेद 32 को या फिर किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। या फिर प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 को कहा हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्यों कहा, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। यानी कि अपनी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आप सीधा कहाँ जा सकते हैं, तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें संविधान की आत्मा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। इस प्रश्न से, पहले प्रश्न से कम आपको 4 प्रश्न मिले हैं। दूसरा प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान क्यों कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान क्यों कहा जाता है। तो आइए जानते हैं क्यों कहा जाता है। आंसर है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बदलाव हुए। क्या क्या बदलाव हुए, तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना में। और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। सबसे इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। समिति कौन सी थी, बहुत बार ये पूछी जाती है, स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और इसके साथ ही साथ 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संसद की शक्तियाँ बढ़ा दी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो लिया कहाँ गया से, मौलिक कर्तव्य लिया गया है USSR से लिया गया। लेकिन मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो हमेशा याद रखिएगा मौलिक अधिकार जो है US से, यानी कि अमेरिका से लिया गया। देखिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अभी जो UPGDC का एग्ज़ाम हुआ था 31 मई को, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 28 और 29 को पूछ लिया था कि कौन सा जो है अनुच्छेद कौन कौन सा था। अनुच्छेद 27 था, 28 था, 29 था, 30 था, इन सब को पूछा गया था। इसीलिए सारे अनुच्छेद आपको याद रखने हैं और कहाँ से क्या लिया गया है ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, धन विधेयक और साधारण विधेयक में दो मुख्य अंतर क्या है। तो धन विधेयक, साधारण विधेयक में दो अंतर पूछा हुआ है। तो आप देखते हैं आंसर कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ कहाँ पारित होता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, LS में ही, लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। धन विधेयक प्रश्न पूछा गया है ये, और राज्यसभा में धन विधेयक नहीं जाता है। दूसरा क्या है, धन विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर वित्त मंत्री ही पेश कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति सिफारिश करेंगे और सिर्फ वित्त मंत्री ही पेश कर सकते हैं धन विधेयक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है और कब लागू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आप सबके लिए। 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है, यह 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। और 74वां संविधान संशोधन यह नगर पालिका से संबंधित है और यह 1 जून 1993 को लागू हुआ था। एकदम एग्जैक्ट याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। पाँचवा प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक, आर्थिक और धार्मिक कारण, एक एक कारण बताना। देखिए अक्सर आपको क्लासेस मिलती होंगी तो वहाँ पे कोई एक कारण बताया जाता है। मैंने तीनों कारण यहाँ पे ले लिया, जो तात्कालिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे और धार्मिक कारण क्या थे, ताकि आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए ये ऐसी क्लासेस जो है BPSC TRE 4 अभी आने वाला है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ BPSC के लिए, बल्कि जितनी मतलब जहाँ जहाँ GS आता है उन सब के लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल है। और 100% हमारी क्लास से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं आंसर इसका क्या है। तात्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का, तो चर्बी वाले कारतूस थे। आर्थिक कारण क्या था, डलहौजी की हड़प नीति थी और जो उसने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखा था डलहौजी ने।
धार्मिक कारण क्या था, ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप हो गया था, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, इसीलिए 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। छठवां प्रश्न है, गांधी युग के 3 आंदोलन कालक्रम में और उनके कारण बताने हैं। तो देखिए सबसे पहला हम देखते हैं आंसर, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, याद रखिए डेट 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। और एक किसके मतलब किससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। ठीक है, और उसके साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन भी सितंबर 1919 में हुआ था। इन दोनों से पीड़ित होकर के गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में किया था। अब दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब किया था, 1930 में किया था। और किस लिए किया था, नमक कानून तोड़ने के लिए किया था इन्होंने। ठीक है, दांडी मार्च भी निकाला था नमक कानून तोड़ने के लिए। और तीसरा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था और क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था। अब पूछता है क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, ये भी 1942 में ही आया था। और भारत छोड़ो आंदोलन भी कब हुआ था, 1942 में ही हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, सातवां प्रश्न है हमारा, बंगाल विभाजन 1905 किसने किया और रद्द कब हुआ था। देखिए, अगर ये सीरीज, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एस लिखिए, ताकि ये सीरीज को ऐसे प्रश्न जैसे वन लाइनर फॉर्म में ही लाया जाए, ताकि यहाँ देखिए फालतू बकवास ना हो, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे बात हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा सके। तो आप एस लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि सीरीज को और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, आंसर क्या होगा, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन को क्या किया था, बंगाल विभाजन किया था, किसने, कर्जन ने किया। लेकिन कब रद्द हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में इसको रद्द किया था, जब दिल्ली दरबार लगा था। जब दूसरा दिल्ली दरबार, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेकेंड दिल्ली दरबार, क्योंकि प्रश्न पूछता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ। किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया। लेकिन रद्द कब हुआ ये भी पूछता है, तो जब सेकेंड दिल्ली दरबार लगा था उसी समय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में इसको रद्द कर दिया और 1912 में क्या हुआ था, बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। आठवां प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, गोल्डन एरा क्यों कहा जाता है गुप्त वंश को, तो क्योंकि कला, साहित्य, विज्ञान, गणित में चरम विकास हुआ था इन सारे क्षेत्रों में। आर्यभट्ट, कालिदास किसके काल में थे, तो इसी गुप्त वंश के काल में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वां प्रश्न हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में क्यों गिरती है, यानी कि कंफर्म हो गया कि नर्मदा और ताप्ती नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। जबकि बाकी नदियाँ कहाँ, बॉब यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। चलिए देखते हैं क्यों, क्योंकि ये रिफ्ट वैली बनाती हैं। क्या बनाती हैं, भ्रंश घाटी से बहती हैं सतपुड़ा और विंध्य के बीच, यानी कि नर्मदा ताप्ती ये सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच रिफ्ट वैली बनाती हुई बहती हैं। ये भ्रंश घाटी हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती, यानी कि जो नदियाँ अरब सागर में, लिख देती हूँ, जो नदी अरब सागर में क्या होती है, गिरती है, वह क्या नहीं बनाती है, तो वह डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, याद रखिए डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा बनाने नदियाँ कौन सी हैं, तो बे बॉब वाली, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वे नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं, बल्कि वो भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। ये कन्फर्म याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं, भारत में मिट्टी के 4 प्रकार और एक फसल बताना है। तो देखिए, सबसे पहली बात करें भारत में मिट्टी कितनी प्रकार की होती है, तो मिट्टी टोटल 8 प्रकार की होती है। इसमें से आपसे सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार पूछा है। तो देखिए, सबसे पहला टाइप क्या है, जलोढ़, एलुवियल सॉइल। यह कहाँ, गंगा के मैदान में पाया जाता है, जिसमें सब एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है, गेहूँ और चावल होता है। बात करें दूसरी मिट्टी हमारी काली, जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, यह दक्कन क्षेत्र में पाया जाता है, और जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कपास होता है। लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है मेनली, और इसमें मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा बढ़िया होता है। लैटराइट मिट्टी जो कि कहाँ पाई जाती है, केरल में, सबसे ज़्यादा केरल में पाई जाती है। अन्य जगहों पर भी पाई जाती है, बट सबसे ज़्यादा कहाँ, केरल में पाई जाती है। और चाय और रबड़ की खेती के लिए लैटराइट मिट्टी सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अब 11वां प्रश्न हमारा देख लेते हैं। 11वां प्रश्न क्या है, भारत का सबसे बड़ा बांध और सबसे लंबी नदी तथा सबसे बड़ा डेल्टा। देखिए 3 प्रश्न हैं, आपको सबसे बड़े बांध बताना है भारत का, भारत की सबसे लंबी नदी बतानी है, और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बताना है। देखते हैं और आंसर देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बांध क्या है, टिहरी बांध है। कहाँ पे है यह, तो भागीरथी नदी पर है, और कहाँ पे, यूके यानी कि उत्तराखंड में है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गंगा नदी, जो कि 2525 किलोमीटर लंबी है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा है। कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा। और ये गंगा, और प्रश्न पूछा जाता है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर के सुंदरबन का डेल्टा वेस्ट बंगाल में बनाती हैं। ठीक है, 12वां प्रश्न है,
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, इसका नाम बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से क्रम से मैंने दिया हुआ है? गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। एक प्रश्न पूछता है कि क्या कर्क रेखा मणिपुर से गुजरती है? तो याद रखिएगा, कभी भी मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 13वां प्रश्न, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और बेहद इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आरबीआई का मुख्य काम क्या है? सीआरआर और रेपो रेट क्या है? तो देखिए, आरबीआई का मेन काम क्या होता है? आरबीआई का मुख्य काम होता है नोट छापना। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को कोई अपना खाता आरबीआई में नहीं खोल सकता है। ठीक है। अब सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं इसको, सीआरआर को। और यह बैंकों को आरबीआई के पास जमा रखना होता है, यानी कि जितने भी बैंक हैं सारे बैंक अपना कैश रिजर्व रेशियो रखते हैं आरबीआई के पास। ठीक है। अब रेपो रेट क्या होता है? तो आरबीआई, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेपो रेट क्या है। आरबीआई जिस दर पर बैंकों को कर्ज देता है वही रेपो रेट होता है, क्योंकि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दो चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं। तो रेपो रेट क्या होता है? जिस दर पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है वह क्या कहलाता है? रेपो रेट कहलाता है, याद रखिएगा। 14वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है, जीएसटी 2017 में लागू हुआ और जीएसटी के 4 स्लैब और एक फ़ायदा बताना है। सबसे पहली बात आ गई कि जीएसटी कब लागू हुआ था? 2017 में लागू हुआ था। अब स्लैब कितने हैं जीएसटी के? 4 स्लैब हैं। कौन कौन से? तो एक 0% है, 5% है, 12% है, 18% एंड 28%। ये 4 स्लैब हो गए। फ़ायदा क्या है इसका? एक देश एक कर, यानी कि टैक्स चोरी कम होता है इससे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है, नीति आयोग और योजना आयोग में दो मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए, योजना आयोग टॉप डाउन था, बट नीति आयोग क्या है? बॉटम अप है। अच्छा, देख लेते हैं योजना आयोग क्या करता था? फंड देता था। लेकिन नीति आयोग क्या है? सिर्फ और सिर्फ सलाह देता है, थिंक टैंक है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? यह कब बना? 1 जनवरी 2015 को बना था। और किसको हटा करके? योजना आयोग को हटा करके। प्रश्न पूछता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। ठीक है। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। ये थी हमारी इंपॉर्टेंट जीएस के 15 क्वेश्चन। सीरीज पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और वीडियो को हाइप वगैरह करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।